सभापति जी, मैं आपकी इजाज़त से एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि जिस दिन अर्थात 29 नवंबर को यह रिपोर्ट की गई, उस दिन श्री राव वीरेंद्र सिंह मंत्रिमंडल को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त था। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा कि मंत्रिमंडल विधानसभा का बहुमत खो बैठा है, अल्पमत में शासन चला रहा है। अल्पमत शासन चलाने से संविधान के प्रावधानों पर आघात होने की बात समझ में आ सकती है। यद्यपि वह सरकार अल्पमत में है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा में होना चाहिए। लेकिन हरियाणा के राज्यपाल यह नहीं कहते कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है और बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। 14 तारीख को चौधरी देवीलाल के गुट के सदस्यों द्वारा कांग्रेस में मिलने के बाद भी और अपनी मुख्य रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने के बाद भी राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 15 सदस्यों के सदन में राव मंत्रिमंडल को 40 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। राव सरकार को इसलिए भंग नहीं किया जा रहा है कि वह बहुमत से नहीं रही, बल्कि राज्यपाल महोदय ने इस संबंध में बड़े विचित्र कारण दिए हैं। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को अपने को संतुष्ट करना है कि संबद्ध प्रदेश की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। मैं संविधान को उद्धृत करता हूं, संविधान में स्टेबल शब्द नहीं है। कोई सरकार अस्थाई है या अस्थाई है, टिकाऊ है या कल गिर जाएगी, यह प्रश्न अलग है। किसी राज्यपाल की दृष्टि में कोई सरकार टिकाऊ नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश नहीं कर सकता कि उस राज्य की विधानसभा भंग कर दी जाए, मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया जाए और जनता पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में अस्टेबल शब्द जोड़ दिया है, जिसे संविधान के निर्माताओं ने कहीं स्थान नहीं दिया। वह राज्यपाल की अंधकार चेष्टा है जिस पर सदन को गंभीरता के साथ विचार करना होगा। संविधान में कहा गया है कि अगर कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चले, राज्यपाल महोदय इस बात के 2 कारण देते हैं कि हरियाणा की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। उनमें एक कारण यह है कि सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर मंत्रियों की संख्या बढ़ा ली। पहले जब मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई तो राज्यपाल ने आपत्ति की। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब तो यह है कि अंग्रेजी का विरोध करने वाले इंग्लैंड में डॉक्टर, वकील, बुद्धिजीवी और ऐसे लोग थे जिनका फ्रेंच और लैटिन के साथ एक निहित स्वार्थ जुड़ा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक बार बैरिक लैंग्वेज कहा था। इंग्लैंड में भी यह तर्क दिया गया था कि अगर डॉक्टरी की पढ़ाई अंग्रेजी में की गई तो मरीज मर जाएंगे। अंग्रेजी इस योग्य नहीं है कि वह कानून की और शिक्षा की माध्यम बन सके। लेकिन इंग्लैंड की जनता ने अंग्रेजी को लाने का स्वाभिमानपूर्ण निर्णय लिया और आज अंग्रेजी को इतना विकसित कर दिया है कि हम उस अंग्रेजी के मुंह में पड़ गए हैं। हम उस अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी है और कभी कभी मुझे लगता है कि यह मेरा दुर्भाग्य है। मेरी मातृभाषा हिंदी होने के कारण यहाँ बैठकर मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो मैं और किसी भाषा भाषी को सुनने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हिंदी को केंद्र की राजभाषा बनाने का निर्णय हिंदी वालों ने नहीं किया। संविधान सभा में हम नहीं थे। संविधान सभा में राजभाषा बनने से पहले हिंदी को जो ऊंचा स्थान दिया गया वह गैर हिंदी वालों ने दिया था। संविधान सभा ने केवल उस पर मुहर लगाई। अगर यह संसद चाहती है तो संविधान को बदल सकती है। अगर संसद चाहती है कि सभी भारतीय भाषाएं केंद्र की भाषाएं बने तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उल्टे हम उसका स्वागत करेंगे। हिंदी का किसी भारतीय भाषा से झगड़ा नहीं है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को विकसित देखना चाहती है, लेकिन यह निर्णय संविधान सभा का है कि हिंदी केंद्र की भाषा बने। जब संविधान सभा ने यह निर्णय किया तो संविधान का जो स्वरूप बना था उसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए केवल 5 लाख रखे गए थे। बाद में अहिंदी भाषी लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर 5 साल की अवधि बढ़ाकर 15 साल की गई। आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कि यह गलती की गई
कुछ लोग इस मत के हैं कि अगर अंग्रेजी जानी चाहिए थी तो एक बार में ही चली जानी चाहिए थी। अंग्रेजी को धीरे धीरे हटाना मुश्किल होता है, यह वास्तविकता है। स्टॉप।